हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एसक्यूएल के डाटा टाइप्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और अभी जो है हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट को जो है वो कवर अप कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स की यूनिट जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ऑल्दो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर नेटवर्क वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है, बट जो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क की एक और सीरीज़ जो है वो अलग से बनाएंगे, क्योंकि अभी जो हमने वीडियो सीरीज़ डाली है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आईपी के सब्जेक्ट में नहीं है और उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आईपी में हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में नहीं थे। इसलिए ताकि आईपी के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम अलग से कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज़ जो है वो क्रिएट करेंगे। लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़ जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही कॉमन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेबस जो है कॉमन है। ऑल्दो अगर आप सिलेबस खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि कॉमन कैसे है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस तो बहुत ही वास्ट है, जबकि इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस तो बहुत कम है डाटाबेस का। लेकिन इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कम इसलिए है क्योंकि आईपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 11th क्लास में भी डाटाबेस पढ़ चुके हैं, तो इसलिए जो पार्ट वो 11th में पढ़ चुके हैं वो 12th में इंक्लूडेड नहीं है। बट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ने 11th में ये नहीं पढ़ा, इसलिए उनका पूरा का पूरा ही जो है वो 12th के कोर्स में मेंशन है। बट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एडवांस पार्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आईपी के जिन स्टूडेंट्स ने 11th में अच्छे से स्टडी नहीं किया था या उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे या उस टाइम उन्हें समझ आ गया था बट अब उनके माइंड में चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इसलिए बिगनिंग से करना उनके लिए भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हम डाटाबेस की जो है अलग अलग सीरीज़ क्रिएट नहीं करेंगे, हम एक ही सीरीज़ की हेल्प से दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर 11 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने रिलेशनल डाटाबेस की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था कि आपकी रो टपल क्या होती है, एट्रीब्यूट, कार्डिनलिटी, डिग्री, रिलेशन, ये सब क्या होते हैं। फिर प्राइमरी की, फॉरेन की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वगैरह के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। चैप्टर 12 में जो है हमने एसक्यूएल क्वेरीज पढ़ने वाले हैं, जो कि हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। बट क्वेरीज स्टार्ट करने से पहले जो है हमें माई एसक्यूएल के सारे एलिमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें कौन से लिटरल सपोर्टेड होते हैं, कैसे वे वर्क करते हैं, कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं, कमेंट्स, नल, ये सब कुछ। तो लास्ट क्लास में हमने डाटा टाइप से स्टार्ट किया था। हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप और जो आपके डेट एंड टाइम के डाटा टाइप्स हैं वो हमने कवर अप कर लिए थे। लिटरल्स हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रिंग और टेक्स्ट डाटा टाइप्स से। मोस्ट डाटा डेट यूज इन डाटाबेस इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ज़्यादातर डाटा जो डाटाबेस में स्टोर होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। दिस लिस्ट डिस्क्राइब द कॉमन स्ट्रिंग डाटा टाइप्स इन माईएसक्यूएल। और यहाँ पर जो ये लिस्ट दी गई है उसमें जितने भी माईएसक्यूएल के कॉमन स्ट्रिंग डाटा टाइप्स हैं वो सब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज कैर, अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 and 255 कैरेक्टर इन लेंथ, right padded with the spaces to specify the length when stored. Defining a length is not required but the default is 1. कैर जो डाटा टाइप है वो आपका फिक्स्ड लेंथ का डाटा टाइप होता है, यानी कि एक बार ये ब्रैकेट में जो है यहाँ पे हम लेंथ प्रोवाइड करते हैं। 1 से लेके 255 कैरेक्टर्स तक की लेंथ आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और एक बार आपने यहाँ पे जो लेंथ प्रोवाइड कर दी तो कैर डाटा टाइप में जितनी भी वैल्यूज़ आप एंटर करेंगे वो सब की सब वैल्यूज़ जो हैं वो उसी लेंथ की होंगी। अगर कोई वैल्यू उस लेंथ से कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उसके राइट साइड में हम ब्लैंक स्पेसेस जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि उसकी लेंथ जो है गिवन लेंथ के इक्वल हो जाए। और अगर कोई लेंथ एक्सीड करती है तो उस केस में आपको एरर मिलता है कि आप लेंथ एक्सीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये लेंथ प्रोवाइड करना कंपल्सरी नहीं होता है। अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो जो लेंथ आपने प्रोवाइड की है वो आपके डाटा टाइप की लेंथ बन जाएगी, और अगर आपने यहाँ पे लेंथ प्रोवाइड नहीं की है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट इज वेरकेर,
वेरकेर जो होता है वो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है, इसकी रेंज भी 1 से 255 कैरेक्टर्स के बीच में होती है। लेकिन वेरकेर में क्या होता है कि जो लेंथ आपने स्पेसिफाई की है यहाँ पे, आपने उस डाटा टाइप में जो भी वैल्यूज एंटर की होंगी उसकी मैक्सिमम लेंथ उतनी हो सकती है जो आपने यहाँ स्पेसिफाई की है। अगर कोई वैल्यू कम लेंथ की है तो उस केस में आपको स्पेसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो कम स्पेस ही जो है वो ऑक्यूपाई करेगी आपकी मेमोरी में। लेकिन अगर कोई वैल्यू एक्सीड करती है इस यहाँ पे जो आपने लेंथ दी है उसे, तो उस केस में आपको एरर रिटर्न होगा। नेक्स्ट वन इज ब्लॉब और टेक्स्ट। A field with a maximum length of 65535 कैरेक्टर, ये जो फील्ड होती है इसकी मैक्सिमम लेंथ आपकी 65,535 कैरेक्टर्स की हो सकती है। ब्लॉब जो है वो स्टैंड करता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए एंड आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ बाइनरी डाटा, और ये जो है बाइनरी डाटा को स्टोर करता है लार्ज अमाउंट में, सच एज इमेजेस और अदर टाइप ऑफ फाइल्स। Fields defined as text also hold large amount of data. The difference between the two is that sort and comparisons on stored data are case sensitive in blobs and are not case sensitive in text field. You do not specify a length with blob or text. जो blob और text डाटा टाइप हैं ये दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों ही 65535 कैरेक्टर्स की लेंथ को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपका बाइनरी डाटा जो है स्टोर होता है जिसमें आपकी इमेज और टाइप ऑफ फाइल्स सब कुछ इंक्लूडेड होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपने टेक्स्ट डाटा टाइप स्पेसिफाई किया है तो उस केस में जो है आपका डाटा केस सेंसिटिव होता है, लेकिन अगर आपने जो डाटा है वो ब्लॉब्स में डाटा टाइप में स्टोर किया है तो ब्लॉब्स जो हैं वो केस सेंसिटिव, सॉरी मैंने ऑपोजिट आपको बोल दिया है। ब्लॉब्स में जो डाटा स्टोर होता है वो केस सेंसिटिव होता है और टेक्स्ट फील्ड्स में जो डाटा स्टोर होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ये दोनों में आपका डिफरेंस होता है। ब्लॉब्स और टेक्स्ट दोनों में से किसी के साथ भी आपको लेंथ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज टाइनी ब्लॉब्स और टाइनी टेक्स्ट। ब्लॉब और टेक्स्ट वही सेम चीज़ है, बट यहाँ पे टाइनी ऐड हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इनकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो रिड्यूस हो गई। टाइनी ब्लॉब्स यानी कि जो छोटे फील्ड की कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए ये यूज़ होगा और इनकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 255 कैरेक्टर्स की हो सकती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अगर मैक्सिमम लेंथ 255 कैरेक्टर्स ही है तो हम कैर या वेर कैर यूज़ क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो आपका डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट इज़ मीडियम ब्लॉब, यानी कि जिनकी लेंथ जो है वो मीडियम होती है और यहाँ पे इनकी रेंज क्या होगी 16777 कैरेक्टर्स की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है। और जो लॉन्ग ब्लॉब्स होते हैं उनकी मैक्सिमम लेंथ होती है 4294967295 कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पे आपको ब्लॉब, टाइनी ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब और लॉन्ग ब्लॉब, ये 4 तरह के आपके ब्लॉब से रिलेटेड डाटा टाइप होते हैं और टेक्स्ट से रिलेटेड जिनकी अलग अलग कैरेक्टर लेंथ होती है। लास्ट वन इज इनम, दैट स्टैंड्स फॉर इन्यूमरेशन। ये एक कस्टमाइज्ड डाटा टाइप होता है जिसमें हम अपनी खुद की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जब हम डाटा टाइप को डिफाइन कर रहे होते हैं, और उस फील्ड में सिर्फ उस पर्टिकुलर लिस्ट में से जो हमने डिफाइन की है वैल्यूज आ सकती हैं और या फिर नल वैल्यू हो सकती है। एन इन्यूमरेशन इज अ फैंसी टर्म और लिस्ट। व्हेन डिफाइनिंग एन इनम you are creating a list of items from which the value must be selected or it can be null। तो जब हम enum क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हम एक लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं और उस पर्टिकुलर फील्ड की जिसका हम डाटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी लिस्ट से आएंगी जो हमने डाटा टाइप क्रिएट करते टाइम वहाँ पे डिफाइन की हैं और या फिर नल वैल्यू होगी। For example, if you wanted your field to contain A, B or C, you would define your enum as enum with round brackets और यहाँ पे आपकी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दोगे A, B और C and only those values could ever populate that field और सिर्फ यही वैल्यूज जो हैं उस फील्ड में शो होंगी। जब हम प्रैक्टिकली इसे करेंगे तो आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इसके बाद आता है आपका डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर डाटा टाइप। ऑल्दो ये डेफिनेशन के टाइम पे ही मैंने आपको वहाँ पे
क्लियर कर दिया कि कैर और वेर कैर के बीच क्या डिफरेंस है, बट फिर भी यहाँ इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एक बार इसे देख सकते हैं। In order to understand the difference between char and varchar data type, one must be clear about fixed length and variable length field. जब हम char और varchar डाटा टाइप में डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, तब उससे पहले हमारे माइंड में फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ फील्ड्स के बीच का डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। A field is a data element which can store one type of information which is composed of character. फील्ड जो है वो क्या होती है? फील्ड में हमारे फील्ड इज अ डाटा एलिमेंट विच कैन स्टोर वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फील्ड में जो डाटा एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी एक ही टाइप के होते हैं, और जो किससे बने होते हैं? कैरेक्टर्स से मिलके बने होते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ फील्ड कैन स्टोर इज कॉल्ड फील्ड लेंथ और फील्ड विड्थ। एक फील्ड में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हो उसे हम फील्ड लेंथ कहते हैं। As each character require 1 byte for its storage, number of characters inside a field determine its field width in byte. तो क्योंकि एक कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट में स्टोर होता है, तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उतनी नंबर ऑफ बाइट्स की हमारी फील्ड की विड्थ हो जाएगी। As those many bytes the field require for its storage, तो जितने आपके कैरेक्टर्स होंगे उतनी बाइट की हमें स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी। There can be fixed length field as well as variable length field, और ये जो फील्ड लेंथ है ये फिक्स्ड भी हो सकती हैं और वेरिएबल भी हो सकती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फिक्स्ड लेंथ फील्ड जो है वो क्या होती हैं। फिक्स्ड लेंथ फील्ड है फिक्स्ड लेंथ की, उन फिक्स्ड लेंथ फील्ड्स वो फील्ड्स होती हैं जिनकी लेंथ जो है फिक्स होती है, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। डैट इज दे ऑक्यूपाई फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट फॉर एवरी डाटा एलिमेंट दे स्टोर। वो जो फिक्स्ड लेंथ की फील्ड्स होती हैं वो हर डाटा एलिमेंट के लिए इक्वल नंबर ऑफ बाइट्स उन्हें रिक्वायर्ड होती हैं। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके नेम कॉलम है जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स के नाम स्टोर कर रहे हैं, तो अब हर स्टूडेंट का नाम अलग है, उसकी स्पेलिंग अलग है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी अलग होंगे। किसी नेम में आपके सिर्फ 5 कैरेक्टर्स हैं, किसी में 7 हो सकते हैं, किसी में 10, 12, 15 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हर नेम की जो लेंथ है वो अलग अलग है, लेकिन अगर वो फिक्स्ड लेंथ फील्ड है, नेम जो एट्रीब्यूट है, नेम जो कॉलम है, अगर आपने उसे फिक्स्ड लेंथ फील्ड बनाया है तो वहाँ पे हर नेम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ बाइट्स लेगा, हर नेम की स्टोरेज जो है वो इक्वल नंबर ऑफ बाइट्स में होगी। These number of bytes are determined by maximum number of characters the field can store। और ये जो हम कह रहे हैं कि हर नेम के लिए इक्वल नंबर ऑफ बाइट्स होंगी, तो वो इक्वल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होंगी? जो हमने डाटा टाइप को डिफाइन करते टाइम मैक्सिमम लेंथ प्रोवाइड की है, वही मैक्सिमम लेंथ जो है वो हर नेम का साइज, हर नेम की लेंथ बन जाएगी। Not necessarily all element inside a field are of same length, बट किसी भी फील्ड में सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सेम लेंथ के नहीं होते। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो आपकी नेम फील्ड है ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जितने भी नाम हैं वो सभी सेम लेंथ के हों, बट द फील्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर इन डाटा एलिमेंट। लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस फील्ड की लेंथ जो है वो कितनी है। उस फील्ड की लेंथ जो है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है कि वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को कंटेन कर सकती है। In fixed length field, some space is always wasted as all data elements do not use all the space reserved, but processing is much simpler in case of fixed length field। तो जो fixed length field है उनमें हमेशा space की wastage होती है, क्योंकि हर जो डाटा एलिमेंट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंटेन नहीं करता। अब अगर नेम फील्ड है तो आप ये एज्यूम करके चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्टूडेंट के नेम की लेंथ जो है वो 20 कैरेक्टर्स हो सकती है, तो इसलिए आप उसे 20 कैरेक्टर्स की लेंथ जो है एलोकेट कर देते हैं। अब अगर वो फिक्स्ड लेंथ फील्ड है तो हर स्टूडेंट के नेम के लिए वो 20 बाइट्स का स्पेस जो है वो एलोकेट कर देगी। अब हर स्टूडेंट का नेम थोड़ी ना 20 बाइट्स का होता है, तो जिन स्टूडेंट का नाम 20 बाइट्स से कम है, यानी कि 20 कैरेक्टर्स से कम का है, तो वो तो सारा स्पेस जो है वो वेस्ट हो रहा है। बट
यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है कि अगर सभी डाटा एलिमेंट्स की लेंथ फिक्स्ड है तो उनकी प्रोसेसिंग इजी हो जाती है, प्रोसेसिंग में आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट स्पेस जो है वो बहुत वेस्ट होता है। अब इनसे ऑपोजिट जो होते हैं वो हैं वेरिएबल लेंथ फील्ड्स। वेरिएबल लेंथ फील्ड हैव वेरिड फील्ड लेंथ, उनमें हर डाटा एलिमेंट की लेंथ जो है वो अलग अलग हो सकती है। डेट इज द फील्ड लेंथ इज डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर एवरी डाटा एलिमेंट इनसाइड द फील्ड। फील्ड के अंदर जितने भी डाटा एलिमेंट हैं उन सब की लेंथ जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट की जाती है। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन डाटा एलिमेंट बिकम इट्स फील्ड लेंथ, जितने उस डाटा एलिमेंट के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं वो उसकी फील्ड लेंथ बन जाते हैं। लेट अस कंसीडर अ फील्ड स्टूडेंट नेम, जिसका मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, इज हैविंग डाटा एलिमेंट सुनील राज एंड शालू हरबंस। मान लीजिए उसमें दो डाटा एलिमेंट हैं, सुनील राज एंड शालू हरबंस। जो फर्स्ट डाटा एलिमेंट है सुनील राज, उसकी फील्ड लेंथ कितनी होगी? 10 बाइट्स होगी, क्योंकि स्पेस के लिए भी 1 बाइट जो है वो एलोकेट होती है। तो यहाँ पे आपके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं? 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस। और शालू हरबंस जो है उसमें आपकी फील्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? उसमें आपकी फील्ड लेंथ 13 बाइट्स की हो जाएगी। तो दोनों में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों की फील्ड लेंथ जो है वो अलग अलग है। इन वेरिएबल लेंथ फील्ड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ स्पेस बट प्रोसेसिंग इज कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ वेरिएबल लेंथ फील्ड। जो वेरिएबल लेंथ फील्ड होती हैं उनमें स्पेस की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हर डाटा एलिमेंट की लेंथ जो है वो अलग अलग है तो उस केस में प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। The difference between char and varchar is that of fixed length and variable length। तो जो डिफरेंस यहाँ फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ फील्ड्स के अंदर है वही डिफरेंस होता है char और varchar डाटा टाइप के अंदर। The char डाटा टाइप स्पेसिफाइड अ फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। जो हमारा char डाटा टाइप है वो फिक्स्ड लेंथ की कैरेक्टर स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। When a column is given data type as char n, then MySQL ensure that all values stored in that column have this length, that is n byte। तो अगर आपने किसी भी फील्ड का डाटा टाइप char n रखा है तो ये MySQL की जॉब होती है कि वो ये इंश्योर करे कि उस फील्ड के अंदर जितने भी डाटा एलिमेंट्स, जितनी भी वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं उन सबको कितना स्पेस एलोकेट हो? n बाइट्स का। If a value is shorter than this length n, then blanks are added but the size of the value remains n byte। अगर आपने जो वैल्यू उस फील्ड में ऐड की है वो n बाइट्स से स्मॉल है तो उस केस में ब्लैंक स्पेसेस ऐड हो जाएंगे, लेकिन आपकी लेंथ जो है वो n बाइट्स ही रहेगी। नेक्स्ट जो है वो है varchar। varchar ऑन द अदर हैंड स्पेसिफाइज अ वेरिएबल लेंथ फील्ड। जो varchar है वो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। When a column is given data type as varchar n, then the maximum size a value in this column can have is n byte। अगर आपने किसी कॉलम का डाटा टाइप varchar n दिया है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस कॉलम के अंदर जो भी डाटा एलिमेंट्स होंगे वो मैक्सिमम n बाइट्स का साइज जो है वो रख सकते हैं। Each value that is stored in this column stored exactly as you specify it। हम उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज डालेंगे उनका जितना एग्जैक्ट साइज होगा वो उतना ही स्पेस जो है ऑक्यूपाई करेंगी। No blanks are added if the length is shorter than the maximum length n। अगर उन वैल्यूज का साइज मैक्सिमम लेंथ से कम है तो कोई ब्लैंक स्पेस ऐड नहीं किए जाते, जिससे हमारा स्पेस जो है वो सेव होता है। However, if you exceed the maximum length L, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू ऐड होती है जिसकी लेंथ जो है वो n से ज़्यादा है, मैक्सिमम स्पेसिफाइड लेंथ से ज़्यादा है, देन एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। तो उस केस में एरर मैसेज जो है वो शो किया जाता है। तो ये था सारा हमारा char और varchar के बारे में और हमारे स्ट्रिंग डाटा टाइप्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं नल वैल्यू कि नल वैल्यू जो है वो क्या होती है। इफ़ अ कॉलम इन अ रो हैज़ नो वैल्यू, अगर किसी रो में किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू गिवन नहीं गई है, देन दैट कॉलम इज सेड टू बी नल। तो उस कॉलम को हम कहते हैं नल और टू कंटेन अ नल, और या फिर उस कॉलम में नल जो है वो स्टोर होता है।
null can appear in columns of any data type provided they are not restricted by not null और प्राइमरी की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। नल जो है वो आप किसी भी कॉलम में स्पेसिफाई कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उन कॉलम्स को छोड़कर जिन पे नॉट नल और प्राइमरी की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा होता है। इस चैप्टर के में हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रेंट का अपना अलग एक टॉपिक है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, और क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए पहले हम सिंपलर जो हमारी क्वेरीज हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा कि नॉट नल का मतलब ही होता है कि नल स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो जिस कॉलम पे आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि वो नल नहीं हो सकता, एक तो आप उस कॉलम में नल को स्टोर नहीं कर सकते, और दूसरा प्राइमरी की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अगर आपका है किसी कॉलम पे तो आप उसे नल नहीं कर सकते। क्योंकि लास्ट चैप्टर में जब आपने प्राइमरी की के बारे में पढ़ा था, वहाँ आपने पढ़ा था कि प्राइमरी की जो है वो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब अगर किसी कॉलम में, अगर किसी रो में आपकी प्राइमरी की वैल्यू नल हो गई तो उस रो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फिर तो उस रो को आइडेंटिफाई करने का कोई वे बचेगा ही नहीं। तो इसलिए प्राइमरी की का जो हमारा कॉलम होता है उसमें भी कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती। यू शुड यूज अ नल वैल्यू व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज नॉट नोन और व्हेन अ वैल्यू वुड नॉट बी मीनिंगफुल। तो नल का जो यूज़ है वो हम कब करते हैं? जब या तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, और या फिर जो एक्चुअल वैल्यू है उसका कोई मीनिंग नहीं है। उन केसेस में हम नल वैल्यू का यूज़ करते हैं। One thing that you should make sure is not to use null to represent a value 0। एक चीज़ जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए वो ये कि आप ज़ीरो को कभी भी नल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ीरो और नल दो अलग अलग चीज़ें हैं, उन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। आप नल को ज़ीरो के इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं कर सकते। एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ नल ऑलवेज इवेल्युएट टू नल। कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें आपका नल इंक्लूडेड होगा वो हमेशा नल ही रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 में नल ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट आपको नल मिलेगा। इनफैक्ट ऑल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट कॉन्केटिनेशन रिटर्न नल व्हेन गिवन एन नल ऑपरेंड। तो अगर आप नल ऑपरेंड किसी भी ऑपरेटर को प्रोवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा आपको नल ही मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कमेंट्स। कमेंट्स आपको पता ही है क्या होते हैं, पाइथन में आप कमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हो। वो हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते हैं, बल्कि कमेंट्स जो हैं वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म की जा रही है, ये पर्टिकुलर कमांड जो लिखी है वो किस लिए है, ये प्रोग्राम जो लिखा गया है ये वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। उन वो चीज़ें स्पेसिफाई करने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। यानी कि जो हमारे कंपाइलर्स होते हैं वो कभी भी कमेंट्स को कंपाइल नहीं करते हैं। कमेंट्स जो हैं वो सिर्फ यूज़र के लिए होते हैं ताकि यूज़र्स ये समझ सकें कि वो कमांड जो लिखी गई है वो उसका पर्पस क्या है। अ कमेंट इज़ अ टेक्स्ट डेट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। कमेंट वो टेक्स्ट होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता। इट इज़ ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। अ कमेंट जनरली डिस्क्राइब द स्टेटमेंट्स पर्पस विद इन एन एप्लीकेशन। की जो स्टेटमेंट हमने लिखी है, जो कमांड हमने लिखी है उसका पर्पस क्या है, ये मेंशन करने के लिए कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। अ कमेंट कैन अपीयर बिटवीन एनी कीवर्ड्स, पैरामीटर्स और पंक्चुएशन मार्क्स इन अ स्टेटमेंट। कमेंट जो है वो स्टेटमेंट में कहीं भी आप इंसर्ट कर सकते हो, कीवर्ड्स के बीच में, पैरामीटर्स के बीच में, पंक्चुएशन मार्क्स के बीच में। यू कैन इंक्लूड अ कमेंट इन अ स्टेटमेंट यूजिंग ईदर ऑफ दीज मीन्स। और कमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ये 3 वेज होते हैं, इनमें से किसी भी वे को यूज़ करके आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। फर्स्ट वन, बिगिन द कमेंट विद बैकस्लैश एंड एस्ट्रिक। प्रोसीड विद द टेक्स्ट ऑफ द कमेंट। सबसे पहला तरीका जो है वो क्या है, ये तरीका आपने पाइथन में भी पढ़ा है। बैकस्लैश और एस्ट्रिक साइन से आप अपने कमेंट को स्टार्ट करो और उसके बाद अपना कमेंट जो है वो टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। ये कमेंट जो है वो मल्टीपल लाइंस में हो सकता है, और जब आपका कमेंट ख़त्म हो जाता है तो एंड में आप फिर से क्या स्पेसिफाई करेंगे, स्टार और बैकस्लैश। तो बिगनिंग भी बैकस्लैश और स्टार से होगी और एंडिंग स्टार और बैकस्लैश से होगी। इसके बीच में जितनी भी लाइंस होंगी वो सब क्या होंगी, कमेंट होंगी, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होंगी। द ओपनिंग एंड टर्मिनेटिंग कैरेक्टर नीड नॉट टू बी सेपरेटेड
separated from the text by a space or a line break। जो आपका ओपनिंग और टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है उसको आपको अलग लाइंस में मेंशन करने की या स्पेस दे के मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे टेक्स्ट के साथ साथ जो है वो टाइप कर सकते हैं। ये तो था इस जो आपका मेथड था, इसकी हेल्प से आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि जब आपका लेंदी कमेंट है तो आपको मल्टीपल लाइंस में उसे मेंशन करना है तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका सिंगल लाइन कमेंट भी है तो भी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 2 मेथड हैं वो जनरली आपके सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट के लिए ही हैं। बिगिन द कमेंट विद डबल हाइफन, यानी कि 2 टाइम्स अगर आप हाइफन यूज़ कर रहे हो फॉलोड बाय स्पेस, और इसके बाद अगर आप स्पेस देते हो 2 हाइफन एंड देन स्पेस, तो वो आपके कमेंट की बिगनिंग होती है। प्रोसीड विद द टेक्स्ट ऑफ द कमेंट, इसके बाद आप अपना कमेंट जो है वो टाइप कर सकते हैं। दिस टेक्स्ट कैन नॉट एक्सटेंड टू अ न्यू लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं होते, तो इसलिए ये कमेंट आपको उसी लाइन में कंप्लीट करना है जिसमें आपने इसे बिगिन किया है। आप न्यू लाइन कैरेक्टर प्रेस नहीं कर सकते, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आप कमेंट को टाइप नहीं कर सकते। एंड द कमेंट विद अ लाइन ब्रेक, जैसे ही वो लाइन ब्रेक होगी कमेंट जो है वो एंड हो जाएगा। बिगिन द कमेंट विद हैश, अगर आप हैश के हेल्प से जो है कमेंट को स्टार्ट करते हो। प्रोसीड विद द टेक्स्ट ऑफ द कमेंट, हैश टाइप करके उसके बाद आप अपना कमेंट जो है वो टाइप कर सकते हैं। दिस टेक्स्ट कैन नॉट एक्सटेंड टू अ न्यू लाइन, ये टेक्स्ट भी जो है वो न्यू लाइन पे एक्सटेंड नहीं हो सकता है, और जैसे ही लाइन ब्रेक होगी आपका कमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो दोनों तरीके हैं ये आपके सिंगल लाइन कमेंट के लिए होते हैं कि आपने जब इस कैरेक्टर को मेंशन किया, चाहे डबल हाइफन फॉलोड बाय स्पेस और या फिर हैश, इसके बाद आप जो भी कुछ टाइप करेंगे वो आपका कमेंट बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आप न्यू लाइन में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी फिर से जो है कमांड स्टार्ट हो जाएगी। कमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन में रहेगा जहाँ पे आपने उसे स्टार्ट किया है। A SQL statement can contain multiple comments of both styles। SQL statements में जो है आप मल्टीपल कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। The text of a comment can contain any printable character in your database character stack। जो कमेंट्स हैं उनमें आप कोई भी प्रिंटेबल कैरेक्टर जो है वो टाइप कर सकते हैं जिसे आपका डाटाबेस सपोर्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक क्वेरी दी गई है, सिलेक्ट ई-नेम कोमा सेल कोमा जॉब कोमा लॉक, और उसके बाद जो है ये कमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस क्वेरी की हेल्प से आप क्या करना चाह रहे हैं। सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय हुज कंपनसेशन इज ग्रेटर देन 300, यानी कि जिनका कंपनसेशन 300 से ज़्यादा है उन एम्प्लॉयज़ की आपको डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे आपने एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जॉब और लोकेशन को सिलेक्ट किया फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, जहाँ पर आपका एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल था और सैलरी जो है वो 300 से ज़्यादा थी। अब आपको ये क्वेरी नहीं समझ आ रही होगी क्योंकि अभी तक हमने एसक्यूएल की क्वेरी स्टार्ट ही नहीं किया और सीधे ये इतनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी आपके सामने आ गई है। तो यहाँ पे आपको क्वेरी नहीं समझनी है, आपको सिर्फ कमेंट समझने हैं। ये आपका सारा क्वेरी का पार्ट था, लेकिन यहाँ पे आपने ये कमेंट मेंशन किया, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज हुज कंपनसेशन इज ग्रेटर देन 300। यहाँ भी आपने कमेंट मेंशन किया कि इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप 2 टेबल्स को ज्वाइन करवा रहे हैं, वेयर emp1.department इज इक्वल टू department.department नंबर। इस स्टेटमेंट की हेल्प से 2 टेबल्स ज्वाइन हो रही हैं। एंड सैलरी ग्रेटर देन 300, इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, दिस कंडीशन इज टेस्टिंग वेदर सैलरी इज मोर देन 300 और नोर। तो यहाँ पे ये आपने एक और कमेंट दिया, तो आपने एक ही कमांड के अंदर 3 कमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट किए। इस तरीके से आप एसक्यूएल कमांड्स में जो है कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एसक्यूएल कमांड सिंटैक्स। एसक्यूएल की जो कमांड्स होती हैं उनका सिंटैक्स क्या होता है ये हम देख लेते हैं, और इसके बाद से जो है वो एसक्यूएल क्वेरीज स्टार्ट हो जाएंगी। The SQL provide a predefined set of commands that help us work on relational database। SQL जो है वो हमें predefined set provide करता है कमांड का, जिसकी हेल्प से हम relational databases पे वर्क कर सकते हैं। But before discussing them, we must be familiar with the conventions and terminologies used in SQL command। But उसे स्टार्ट करने से पहले SQL commands में जितनी भी conventions और terms होती हैं हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए।
कीवर्ड्स आर वर्ड्स डेट हैव स्पेशल मीनिंग इन एसक्यूएल। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका एसक्यूएल में स्पेशल मीनिंग होता है। दे आर अंडरस्टूड टू बी इंस्ट्रक्शंस, और कीवर्ड्स को हम इंस्ट्रक्शंस की तरह मानते हैं। Here the SQL keywords have been printed in capital letter। तो इस बुक में SQL keywords जो हैं वो हर जगह कैपिटल में टाइप किए गए हैं। कमांड्स और स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू टू SQL डाटाबेस। जो कमांड्स और स्टेटमेंट्स होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम SQL डाटाबेस को प्रोवाइड करते हैं। कमांड्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लॉजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स कॉल्ड क्लोज। और कमांड में जो है एक या एक से ज़्यादा क्लॉजेस होते हैं जो लॉजिकली अलग अलग होते हैं, जिनका मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। क्लॉजेस बिगिन विद अ कीवर्ड फॉर विच दे आर जनरली नेम्ड एंड कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड एंड आर्ग्यूमेंट। और जितने भी क्लॉज होते हैं एक कमांड के अंदर जनरली वो सब जो हैं किसी न किसी कीवर्ड से बिगिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लॉजेस आर फ्रॉम सेल्स where values is equal to 1500। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं from clause जो है वो भी आपका कीवर्ड है, where clause है वो भी आपका कीवर्ड है, तो ये सब आपके कीवर्ड्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट और मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द क्लॉज। आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हमारी कमांड्स में जो क्लॉजेज हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। जैसे ये ऊपर आपने एग्जाम्पल देखा, इसमें फ्रॉम जो है वो कीवर्ड था और सेल्स जो है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट है। कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट दोनों से मिलके एक क्लॉज बना है। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू 1500 जो है वो क्या था, आर्ग्यूमेंट था, और वेयर जो है वो क्या था, क्लॉज था। तो क्लॉज और आर्ग्यूमेंट को कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट को मिला के आपका क्लॉज बनता है, और मल्टीपल क्लॉजेस को मिला के आपकी एक कमांड बनती है। यही मैंने अभी आपको बता ही दिया। लाइकवाइज वैल्यू इज इक्वल टू 1500 इज द आर्ग्यूमेंट फॉर वेयर क्लॉज। तो जो भी क्लॉज है उसके साथ कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो ज़रूर अटैच होता है, और क्लॉज और आर्ग्यूमेंट को मिला के जो है, कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट को मिला के जो है आपका क्लॉज कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रक्चर्स इन द डाटाबेस डेट आर गिवन नेम एंड स्टोर्ड इन मेमोरी। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं डाटाबेस में जिनको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है और वो मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। दे इंक्लूड बेस टेबल्स, व्यूज़ एंड इंडेक्सेस। तो यहाँ से जो है हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी कि स्टेटमेंट क्या होती है, कमांड क्या है, क्लॉज क्या है, कीवर्ड क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या है। इसके बाद अब हमें बुक में ये टर्म्स जो हैं वो अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे, तो आपको कोई भी इशू जो है वो क्रिएट नहीं होगा। सिंबल्स यूज्ड इन सिंटैक्स स्टेटमेंट्स। जो हमारी एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो यहाँ मेंशन है। ये सिंबल जो है ये और के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं तो वो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। यानी कि इस ये और का जो सिंबल है उससे अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को सेपरेट किया है तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो ऑप्शनल हैं और एक दूसरे से रिप्लेस हो सकती हैं। This is a symbolic way of saying or, that is, whatever precedes this symbol may optionally be replaced by whatever follows it। तो इसके दोनों तरफ जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ की जा सकती हैं। Next one is your curly brackets. Everything enclosed in it is treated as a unit for the purpose of evaluating। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होता है उसे हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स। दिस मीन एवरीथिंग एनक्लोज्ड इन इट इज़ ऑप्शनल। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं। ट्रिपल डॉट, दिस मीन्स वट एवर प्रिसीड्स इट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी भी वैल्यूज़ जो हैं वो इससे पहले आई हैं वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जो हैं वो रिपीट हो सकती हैं। डॉट कॉमा डॉट डॉट, वट एवर प्रिसीड्स दिस may be repeated any number of times with the individual occurrence separated by commas। जो वैल्यू इससे पहले आई है वो मल्टीपल टाइम्स जो है रिपीट हो सकती है, बट उसकी हर ऑकरेंस जो है वो कोमा से सेपरेटेड होगी। नेक्स्ट वन इज एंगुलर ब्रैकेट्स। एसक्यूएल एंड अदर स्पेशल टर्म्स आर इन एंगुलर ब्रैकेट्स। जो कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं उन्हें हम एंगुलर ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करते हैं।
A statement in MySQL SQL is completed with a semicolon. MySQL के अंदर SQL की जितनी भी कमांड्स आप लिखते हैं वो सभी सेमीकोलन के साथ कंप्लीट की जाती हैं. That is at the end of the SQL statement you have to give a semicolon. यानी कि जब भी हमारी SQL कमांड फिनिश होती है तो एंड में हम सेमीकोलन ज़रूर लगाते हैं. Also you can write SQL statement in any case whether lower case or upper case as the commands in SQL are not case sensitive. जो हमारी SQL कमांड्स होती हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती, इसलिए हम SQL कमांड्स को लोअर केस और अपर केस किसी में भी लिख सकते हैं. However, the text literals or character literals that you specify in quotation marks are case sensitive. But जो टेक्स्ट लिटरल्स हम कोटेशन मार्क्स के अंदर मेंशन करते हैं वो हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं. ये था सारा आपका सिंटैक्स के बारे में. इसके साथ ही जो है हमारी थ्योरी यानी कि एसक्यूएल के बेसिक टर्म्स जो हमें पता होने चाहिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले वो कंप्लीट हो गए हैं. सारे डाटा टाइप्स हमने पढ़ लिए जो जो एसक्यूएल सपोर्ट करता है. लिटरल्स के बारे में हमने पढ़ा, नल के बारे में हमने पढ़ा और उसके साथ कमेंट्स के बारे में और जो बेसिक टर्म्स हैं वो हमने पढ़े. तो अब जब हमें हमारी सारी टर्म्स क्लियर हैं तो इसके बाद जो है हम अपना क्वेरीज के साथ स्टार्ट करेंगे. क्वेरीज जो हैं वो हम साइड बाय साइड प्रैक्टिकली करके देखेंगे. इवन आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सैम्पल डाटाबेस है. यहाँ पे आपकी बुक में जो स्टार्टिंग की गई है यहाँ पे आपको बिगनिंग में टेबल्स क्रिएट करना नहीं सिखाया गया, बल्कि जो आपके डाटाबेस में ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल हैं उन्हें इंस्टॉल किया गया है इस प्रोसीजर को यूज़ करके और फिर उस पे जो है वो क्वेरीज रन की गई हैं. लेकिन मैं जब आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगी तो मैं आपको टेबल भी जो है वो साथ साथ क्रिएट करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी डाउट जो है ना रहे. हम खुद से ये सैम्पल डाटाबेस क्रिएट करेंगे, हम इसे कहीं से डाउनलोड नहीं करेंगे और इसमें टेबल्स क्रिएट करके जो है अपना क्वेरीज को सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल के साथ साथ काम करेंगे, यानी कि हम बुक से थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो MySQL सॉफ्टवेयर है उस पर मैं आपको कमांड्स रन भी करके दिखाऊंगी ताकि आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो सकें, कोई भी डाउट आपको ना रहे. तो इसलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास जो है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे. साइड बाय साइड हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करते चलेंगे. जिस क्लास में जितनी थ्योरी पढ़ी उसका प्रैक्टिकल भी उसी क्लास में साथ साथ करेंगे. तो अगर अभी तक के पार्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सिलेबस का कोई भी पार्ट जो है वो आपसे मिस आउट ना हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.